तो हाय एवरीवन, दिस इज श्रेष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर क्षितिज बैच। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? सारे के सारे प्रिपरेशन चल रही है, सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं ना? तो सर आज लेके आए हैं एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक, यस, और उससे रिलेटेड सारे के सारे पीवाईक्यूज। जैसा कि आपको पता है हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग CSIR नेट के, गेट के, टाइफर के और भी जितने प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन होते हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो आज सर लेके आए हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर। हाँ बच्चों, इक्विलिब्रियम चैप्टर भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ाया था, पढ़ाते वक्त मैंने क्या किया था, सारे के सारे IIT जैम के पीवाईक्यूज सॉल्व करा दिए थे। तो चलिए आज देखते हैं आज क्या लेके आए हैं सर। सर सबसे पहले आप देखिए कि बेनिफिट्स क्या है इस पर्टिकुलर सीरीज को पढ़ने के। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं सारे के सारे मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को पिक करके लाया हूं। हाँ, और कहां से? CSIR नेट और गेट के। हाँ बच्चों, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस टाइफर के भी हों, क्योंकि टाइफर भी हमारा काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम है। इन सब एग्जाम में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं ना, ज्यादातर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स में वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो बच्चों आज हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन। हाँ, जैसे कि आपको पता है इस पर्टिकुलर सीरीज में हमारा मेन फोकस है सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को कवर करना और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना। हाँ, और सबसे लास्ट में जैसा कि आप देख सकते हो, लास्ट लीव फॉर पर्टिकुलर चैप्टर। आज हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम रहने वाला है। इक्विलिब्रियम के 3 पार्ट हैं, फेज, आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। सब कुछ कवर हो जाएगा। काफी कुछ वीडियो लेक्चर्स में कवर हो चुका है, जो बचा है वो आज कवर हो जाएगा। तो लास्ट लीव का मतलब ये है आज के बाद आपको इक्विलिब्रियम और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया? आपने लेक्चर्स कंप्लीट किए, आपने DPP लगाई, आपने IIT जैम की PYQ सॉल्व किए लेक्चर के साथ थी, और अब आप सॉल्व करने जा रहे हैं CSIR नेट, गेट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन के कुछ सेलेक्टेड PYQs, और उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा, पहला क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, कब आया हुआ है? पहला क्वेश्चन आया हुआ है नेट जून 2011 में आया हुआ है काफी पुराना बट इजी है, और ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि रिपीट हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या क्या लिखा है? ठीक है, यहाँ लिखा है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 1 एंड 2। अच्छा, दो रिएक्शन दे रखी हैं और हमें समझ में आ रहा है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का हो सकता है। क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन 1 एंड 2। ठीक, हमें ये मेंशन है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, ये हमारी सेकंड रिएक्शन है, और उसी के रिस्पेक्टिव यहाँ पे क्या लिखे हैं? हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 लिखे हैं। नजर आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो स्टेप वाइज पढ़ो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमसे क्या पूछा गया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया। तो सर ने जब चैप्टर पढ़ा रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम, तो सर ने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। चलो देखते हैं वो प्रॉपर्टी सर ने क्या बताई थी। सर ने बताई थी, सपोज करो हमारे पास रिएक्शन R1 है, ठीक है, और दूसरी रिएक्शन है R2। ठीक, इसके अगर हम K1 K2 की बात करें तो सपोज करो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। ठीक है, हमें समझ में आ गया। तो अब इनके बीच में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है ये रिएक्शन आपस में क्या कर रही हो, ये मैं यहां से प्लस हटा देता हूं अभी के लिए। ठीक है, मैंने जब यहां से प्लस हटाया, हट जा भाई, प्लस हट गया। ठीक, जब मैंने यहां से प्लस हटाया तो हमारे पास ये दो रिएक्शन थी, एक R1 और एक R2। अब जब रिएक्शन R1 R2 जब प्लस होंगी तो मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कैसे चेंज आता है। तो आइए देखते हैं। ठीक है सर, लिख दीजिए, अगर हमारी रिएक्शन R1 प्लस R2 अगर ऐड होंगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा? सभी को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, K1 इंटू K2। ठीक है, अगर R1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और R2 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, हमको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक, अगर यहीं पे अगर यहां पे माइनस हो रहा होता, R1 माइनस R2 हो रहा होता,
जैसे कि पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को अगर माइनस कर रहे होते, मतलब थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए पहली इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन या रिएक्शन हम लोग माइनस कर रहे होते, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के साथ हमारा K1 अपॉन K2 हो जाता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज और मैंने पढ़ाई थी, एक प्रॉपर्टी और थी। क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारी कोई रिएक्शन R है, ठीक है, अगर हम उसके कोफिशिएंट्स में किसी भी n नंबर का या n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहां पे मैं लिख देता हूं अलग पेन से क्या n, ठीक है, अगर किसी n फैक्टर कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रिएक्शन का, जैसे आपने एक रिएक्शन पढ़ी N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है, तो N2 + 3H2 + 2NH3 में N2 का कोफिशिएंट क्या है 1, H2 का कोफिशिएंट क्या है 3, ठीक है, ऐसे ही करके जो कोफिशिएंट्स में अगर हम n का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आता है, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारे पास क्या चेंज आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा हो जाएगा k की पावर n। ठीक, ये तीन प्रॉपर्टी मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बताई थी आपको चैप्टर पढ़ाते हुए। अब यही प्रॉपर्टीज यहां पे अप्लाई होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूं, अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए ताकि, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, एक रिएक्शन ये दे रखी है, सेकंड ये दे रखी है, हमें इन दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन बनानी है। जूनियर क्लासेस में भी करते आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो नेट में पूछा गया, IIT जैम में भी हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लिखा है। चलो अब हम लोग छोटे बच्चे तो रह नहीं गए, तो हम लोग यहीं से डायरेक्ट देखेंगे। देखो यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO नहीं है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारा CO नहीं है, हमें ये बात समझ में आ रही है, और यहाँ पे भी CO है। ठीक है, इसका मतलब ये CO आपस में कैंसिल हो रहा होगा, और ये अपोजिट साइड है, एक साइड रिएक्टेंट साइड है, एक साइड प्रोडक्ट साइड है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें, मतलब इन दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें, तो हमारा क्या होगा, CO और CO आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ H2O है, यहाँ पे 2 है, अच्छा प्लस कर रहे हैं तो एक H2O ये, एक H2O ये, मेक्स इट 2H2O। ठीक, क्लियर। फिर एक CH4 इसमें लिखा है और एक ही CH4 यहाँ पे था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक CO2 यहाँ है और एक CO2 यहाँ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1H2 and 3H2 टुगेदर इट विल मेक 4H2। अरे वाह, ये तो हमें सिंपल पता चल गया कि रिएक्शन R1 + R2, यहाँ पे ये कंडीशन लग रही थी। जब ये कंडीशन लग रही थी तो हमको सर ने क्या पढ़ाया है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन, देखो हमने कोफिशिएंट में तो कुछ मल्टीप्लाई किया नहीं ना डिवाइड किया है ना, तो कोफिशिएंट तो चेंज होंगे नहीं, मतलब k के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने ये दोनों रिएक्शन को ऐड किया, ऐड करते ही हमारे पास ये रिएक्शन आ गई। कैसे आ गई, देखो CH4 + 2H2O गिव्स CO2, CO भाई कट चुका है ना, प्लस 4H2, आ गया ना, बिल्कुल सिंपल, क्लियर, बिल्कुल क्रिस्प, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, सर ने क्या पढ़ाया था, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, R1 रिएक्शन के रिस्पेक्ट में K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, और R2 रिएक्शन मतलब ये वाली रिएक्शन के रिस्पेक्ट में हमारा K2 था, तो इसको ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, K1 K2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, सिंपल था। देखो ये सिंपल था बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसी के साथ आंसर क्या टिक कर देंगे हम लोग कर देंगे हाँ K1 K2। ठीक, देखो यहाँ पे प्लस में भी लिखा है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिएक्शन प्लस हो रही है तो ये भी प्लस हो रहा है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा, रिएक्शन प्लस हो रही है, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज है, मैंने चैप्टर में पढ़ाया है कि ऐसा क्यों होता है। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो जाओ चैप्टर में पढ़ो जाके अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है, रिवाइज कर लो, क्या पता ये कॉन्सेप्ट आ जाए एग्जामिनेशन में, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो वही चीज है, ये अच्छे से ये बॉक्स को अच्छे से पढ़ लो। ठीक, क्लियर ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन से कितने हमारे डाउट्स क्लियर हुए, पहला डाउट ये क्लियर हुआ, ठीक है, ये वाला होता है। सेकंड, हमें
ये बनाना सीख गए कि दो रिएक्शन से एक रिएक्शन हम कैसे बना सकते हैं। ये तो सिंपल टाइप की रिएक्शन थी। अगर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन करना होता तो क्या होता, माइनस करना होता तो क्या करना होता, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, परेशान मत हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन देखा, ये कब आया हुआ है, नेट दिसंबर 2013 में आया हुआ है। ठीक है, ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और ये क्या कहना चाहता है, एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो गिवन टेम्परेचर बोल दिया, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रही। टेम्परेचर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, यहां पे क्या टेम्परेचर फिक्स कर दिया है कि एक फिक्स टेम्परेचर में ये वाली और ये वाली रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, देखो वही पूछा है, हाँ वही है। देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K1 हमारा क्या है 0.05। ठीक, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या है K2, ये क्या है हमारा 2 × 10⁻⁻12। आपको नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा अभी मैं नीचे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस, इस रिएक्शन के लिए हमें K की वैल्यू बतानी है, इस रिएक्शन के लिए हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या, देखो आया ना थोड़ा सा, वो देखो कब पूछा गया था, वो पूछा गया था 2011 में। 2011 बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, और 2013 में थोड़ा सा उसमें और मॉडिफिकेशन कर लिया, एक प्रॉपर्टी और लगा दी। कौन सी प्रॉपर्टी साथ में, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। कैसे यूज होगी, आओ सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां पे ये क्या लिखा है, चलो मैं रिएक्शन फिर से लिखता हूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे मैं जब रिएक्शन लिखूंगा तो ये आएगा Fe2O3 प्लस क्या लिखा है 3CO रिवर्सिबल, फिर क्या लिखा है 2Fe प्लस क्या लिखा है 3CO2। ठीक है, ये हमारी पहली रिएक्शन हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। दूसरी रिएक्शन क्या कह रही है 2CO2 प्लस, अच्छा प्लस नहीं है यहां पे है डायरेक्ट, अब ये रिवर्सिबल। ठीक, क्या है 2CO प्लस क्या O2। ठीक है, इसके लिए K1 दे रखा है और इसके लिए क्या दे रखा है K2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम वैल्यूज पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ये रिएक्शन बना लें। ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन भी मैं लिख देता हूं, ये रिएक्शन मैं ग्रीन से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है 2Fe2O3 रिवर्सिबल, सॉलिड लिक्विड गैस में अभी नहीं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं उससे, 4Fe प्लस क्या 3O2। ठीक है, एक बार रिएक्शन चेक कर लो, Fe2O3 3CO गिव्स 2Fe 3CO2। ठीक है, 2CO2, ठीक है ठीक है, उसके बाद 2Fe2O3 4Fe 3O2। देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक बार फिर से टैली करना बहुत जरूरी है। ये छोटा सा एक पॉइंट था जो कि आपके दिमाग में भरना जरूरी था। अगर आप एग्जाम में एक भी डिजिट मिस कर दोगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आंसर चेंज हो जाएगा, आपके आने वाले मार्क्स चेंज हो जाएंगे, और जहां मार्क्स चेंज हुए तो आपकी क्या रैंक चेंज हो जाएगी, रैंक चेंज हो गई तो IIT चेंज हो जाएगी। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चों, चलो तो अब यहाँ पे क्या है, चलो इस रिएक्शन को बनाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 लिखा है, तो हम क्या करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और क्या हमें नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे 3O2 लिखा है, और यहाँ O2 किस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में। अच्छा, तो इसमें हम 3 मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया और फिर हमने पाया कि ये रिएक्शन देखो 2Fe2O3 और 2 × 3 क्या हो गया 6CO हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा था 3 × 2 6CO हो रहा था। तो बच्चा ये और ये तो कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया, और हमारी इस इक्वेशन में भी CO नहीं लिखा है। ठीक है, नजर आ रहा है ना ये सब। ठीक, अब 2 × 2Fe करेंगे तो 4Fe, हाँ 4Fe तो आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 × 3CO2 करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6CO2, और इधर क्या है 2 × 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6CO2, 6CO2 से 6CO2 भी कैंसिल हो गया। तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बन गई 2Fe2O3 गिव्स रिवर्सिबल गिव्स 4Fe + 3O2। ठीक है, तो हमने क्या किया,
मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये तो बच्चे कर लेते हैं, ये रिएक्शन बच्चे बना लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पहले ये समझना था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दूसरा पॉइंट यहाँ क्या समझने की जरूरत है कि प्रॉपर्टी लगाना है कि रिएक्शन में, देखो मैंने लिखा था अगर रिएक्शन में n स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो k में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी पावर में। तो जब उसकी पावर में करेगा, इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, k1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये, और इस पर्टिकुलर k2 का हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, k2 का हमें क्यूब करना पड़ेगा। चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। k1 की वैल्यू क्या दे रखी थी, k1 की वैल्यू दे रखी थी 0.05, कोई दिक्कत नहीं है, 0.05 ठीक, इंटू 0.05। अब देखो तीसरी ट्रिक और सीखो, यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है अपनी क्या कैलकुलेशन, भले ही आपको कैलकुलेटर दिया गया है लेकिन आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना, तो उसको सेव करो, इजी कैलकुलेशन की तरफ भागो। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, फिर जीरो काटने मत बैठ जाना। अभी देखो कैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। यस, एग्जाम में इजी ही क्वेश्चन आते हैं, और क्योंकि ये नेट का क्वेश्चन है, नेट में क्या होता है, कैलकुलेटर नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ये डिजिट चेंज कर देंगे तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इजीली हो जाए अपने मन से मैनुअली तो कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटर यूज करने में भी कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं। स्क्रीन में यहाँ कुछ देख रहे हैं, स्क्रीन में कुछ सेव कर दिया, फिर यहाँ कुछ देख रहे हैं, वहां कुछ सेव कर दिया। तो जितना मैनुअली हो सके, जितना उंगलियों में हो सके, जितना पेपर पैड में लिख के हो सके उतना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्वायर किया, k2 का क्या करना है, क्यूब करना है। k2 की वैल्यू क्या है भाई, ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 10 टू द पावर। हमको पता है पावर के ऊपर अगर क्यूब चढ़ेगा मतलब क्या, 10 टू द पावर n के ऊपर अगर m पावर चढ़ेगी तो हमको पता है इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 10 टू द पावर n इंटू m। देखो एक ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिला नया। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, नोट करते रहो कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसके साथ नहीं नोट करना है मत करो, एक कॉपी आपकी अभी तक बन जानी चाहिए थी, जिसमें ये बताए हुए ट्रिक्स आप लिखते जाओ। कि उस दिन देखो कल मैंने ln बताया था कि log की पावर को आगे कैसे लाएं, जब ln 8 लेना था तो 2 टू द पावर 3 था, 3 आगे आ गया था। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स क्या होती हैं, एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो इसको नोट करो, इसको रोज एक बार देख लिया करो, सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज ये है, 10 टू द पावर n इंटू m। चलो अब 2 इंटू टू इंटू टू हो गया, क्योंकि इसका क्यूब करना था। 10 क्या था, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12 इंटू 3। ठीक, चलो अब इसको हम क्या करते हैं, हमको पता है ये रिएक्शंस ऐड करी हैं, और जब दो रिएक्शन ऐड करते हैं तो क्या होता है, के की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है। देखो ये लिखा था ना, जब दो रिएक्शन ऐड होती हैं तो के की क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करना है, इन सिंपली इन दो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, चलो लिख देते हैं, क्या लिखा है, 0.05 इंटू 0.05 इंटू 2 इंटू टू इंटू टू क्या हो गया, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना, 36। 12 इंटू 3 36 होता है। ठीक है, हमारे पास ये सिंपली आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो हटाओ, ये डेसिमल हटाओ तो नीचे कितना आएगा, 100। ये डेसिमल हटाओ तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये जीरो ऊपर जाएंगे, जब ये जीरो ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा देखो, या फिर आप ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। 8 5 से 40 होता है, ठीक है, और 4 5 से 20 होता है, तो ऊपर बनेगा 200, अपॉन में क्या बन रहा है, 100 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -36। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हुए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ गया आंसर, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये दो जीरो ऊपर गए तो क्या बना, 38, और इसी के साथ ये आंसर आ गया। क्या मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, क्या मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, मुझे कितना टाइम लगा, हाँ ठीक है 30 सेकेंड ज्यादा लग गए, बट आंसर एक्यूरेट आ गया ना। 2 इंटू 10⁻38 देखो है ये ऑप्शन, हाँ है, देखो बी ऑप्शन है। बस देखो मेरा मेन मुद्दा ये नहीं रहता है
कि मैं PYQ लेके आऊं और उसका सॉल्यूशन बता के चला जाऊं, है ना। मेरा मेन मुद्दा ये रहता है कि आपको ट्रिक्स बताना कि एग्जाम, अब जैसे मैंने एग्जाम दिया, बहुत से बच्चे और एग्जाम देते हैं, तो हमारे पास पीयर प्रेशर होता है बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसको कैसे हैंडल करें। और वो तभी हैंडल होगा बच्चों जब आप ये छोटी 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 ट्रिक्स आपके फिंगर टिप्स में होंगी। इसको अच्छे से फॉलो कर लो। जब इसको अच्छे से फॉलो कर लोगे, नोट कर लोगे, तो क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल में जरा सा भी प्रेशर नहीं आएगा। वरना वहां पे छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, हाँ, और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, ये प्रॉपर्टी खा जाओगे। ये तो पावर में चढ़ना था, ये पावर में चढ़ना था। फिर कहोगे कि आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया तो फिर कहोगे कि हम चैलेंज करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसी नौबत मत आने दो। ये सब सारी ट्रिक्स अच्छे से नोट कर लो। ठीक, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? अच्छा, ये क्वेश्चन आया है नेट जून 2015 में आया है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वेश्चन होगा। इन अ केमिकल रिएक्शन PCl5 गैस रिवर्सिबल PCl3 गैस प्लस Cl2। ये रिएक्शन हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है, रिवर्सिबल होती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है आगे? आगे लिखा है xenon। xenon गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ, वॉल्यूम नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक, द इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम की बात कर दी भाई, इक्विलिब्रियम की बात कर दी कि इक्विलिब्रियम के साथ क्या हो जाएगा अगर हम लोग xenon ऐड कर देंगे। तो एक प्रॉपर्टी मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाई थी कि xenon हमारी क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, Xe मतलब xenon, और xenon क्या है हमारी? xenon हमारी है इनर्ट गैस। हाँ सर, याद आ गया, आपने पढ़ाया था। xenon हमारी क्या है? इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस क्या रिएक्ट करेगी हमारी PCl5 से या PCl3 से या Cl2 से? नो, नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, जब xenon हमारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, वो रिएक्ट ही नहीं कर रही है, तो क्या इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम इधर उधर शिफ्ट होगा? नहीं, मैंने तो ऑप्शन ही नहीं पढ़े, मुझे फंडा पता था कि हमारी इनर्ट गैस अगर हम लोग ऐड करते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में तो उसका इक्विलिब्रियम इधर उधर नहीं होता है। इक्विलिब्रियम कैसे चेंज हो सकता है? चलो ये भी लिख दे रहा हूं। इक्विलिब्रियम आगे पीछे कैसे शिफ्ट होगा? टेम्परेचर की वजह से। अगर हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो हो सकता है, अगर हम वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो हो सकता है, और अगर हम प्रेशर में चेंज करेंगे तो हो सकता है। और भी चीजें होती हैं लाइक कैटलिस्ट वगैरह, बट उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहां मेजरली क्या पूछा गया था? इनर्ट गैस। तो एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था इनर्ट गैस एडिशन वाला, तो यहां पे मैं एक नोट बना के लिख देता हूं, यहां पे मैं एक नोट बना के लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इन, या लिख दो ऑन एडिशन, ऑन, इसको अच्छे से नोट कर लो, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। अब देखो, इतना टाइम मैंने लिखने के लिए लगाया, आप इसको स्किप मत करना। क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना जरूरी है और इसको याद रखना जरूरी है, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, तो उस हिसाब से देखो हमारा ऑप्शन कुछ बन रहा है। अच्छा, हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? विल शिफ्ट टूवर्ड द रिएक्टेंट। नहीं, वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो पीछे क्यों जाएगा? विल शिफ्ट टूवर्ड द प्रोडक्ट। जब वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो फॉरवर्ड की तरफ क्यों जाएगा? प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा। विल नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। अच्छा, सही बात है, विल इंक्रीज बोथ, चेंज ही नहीं कर रहा है, तो यही वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी वाला भी गलत लिखा है, विल इंक्रीज बोथ रिएक्ट, विल नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, जब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो क्या ना वो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाएगा ना वो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ाएगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जो नेट 2015 में आया था उससे हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहले हम लोगों ने ये रिएक्शन देखी, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन होती है वो कैसे कैसे वेरी करती है वो हम लोगों ने देखा। अगर आपको अभी भी नहीं याद आ रहा है तो जाके लेक्चर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज कर लो अच्छे से। फिर हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी जानी कि ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, अच्छा हमको ये भी पता होना चाहिए जेनॉन हमारी इनर्ट गैस होती है, इतने बड़े तो हो गए, सब पता है ये बात। तो जेनॉन का एडिशन क्या, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2011 में आया हुआ है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है हाइड्रोक्साइड्स पता है ना बच्चों को, ठीक, द वन विच हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ KSP, अरे वाह आयनिक इक्विलिब्रियम का है ये आयनिक का है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, आयनिक, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिसिटी का, वहां का एक रूल लग रहा है, पहचान पाओ तो पहचानो। चलो मैं बताता हूं, द वन विच हैज द लोएस्ट वैल्यू, सबसे पहले ये देखना जरूरी है क्या लिखा है, लोएस्ट वैल्यू लिखी है। अच्छा अब क्वेश्चन सही से पढ़ना जरूरी है कि लोएस्ट पूछा है कि हाईएस्ट पूछा है। एग्जाम के प्रेशर में तुमने इसको हाईएस्ट पढ़ लिया, ऑप्शन गलत टिक करके आ गए, नेगेटिव लेके आ गए, है ना, तो ये गलती नहीं करनी। लोएस्ट वैल्यू ऑफ KSP, KSP हमको पता है KSP क्या होता है, चलो वो भी लिख देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। KSP का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, पता है ना ये बात, चलो पता है फिर भी नोट कर लो दोबारा, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या लिखा है, ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर नहीं चेंज किया, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर की वजह से, ठीक, क्या कह रहा है, हाँ, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, BeOH का होल ट्वाइस। अच्छा ये हमारे कौन सी सीरीज है, ये हमारी है बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल सीरीज, एल्कलाइन अर्थ मेटल सीरीज, पता है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। क्या होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल सीरीज, होती है BeMgCaSrBa, ये होती है। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, हमको पता है क्या, इसका साइज इंक्रीज होता है, ये बात हमको पता है ना, कि नीचे जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे साइज इंक्रीजेस होता है, साइज इंक्रीजेस। और हमको एक चीज और पता है, हम लोग पढ़ते हैं जब ये चैप्टर पढ़ते हैं, क्या, जो हमारी लैटिस एनर्जी होती है, क्या लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है, लैटिस एनर्जी होता है द एनर्जी विच इज होल्डिंग द मॉलिक्यूल और कंपाउंड टू इन इट्स लैटिस, मतलब कंपाउंड बने रहने की, मतलब कितनी मजबूती से बना हुआ है, कितने अच्छे से अट्रैक्शन है कैटायन और एनायन के बीच में, वो लैटिस एनर्जी हमको बताती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने बताया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। साइंटिफिक टर्म की अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, साइंटिफिक टर्म तुम्हें पढ़ना है बुक से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लैटिस एनर्जी हमें ये बताती है, और तुमको पता है लैटिस एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आर के होती है। आर क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, तो हमको पता है जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब आर वैल्यू इंक्रीजेस, आर वैल्यू इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया लैटिस एनर्जी नीचे जाते वक्त क्या होगी, डिक्रीज करेगी। हाँ, लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर गई मतलब वो लैटिस अब इतना स्ट्रांग नहीं रह गया, जब लैटिस स्ट्रांग नहीं रह गया तो क्या हो गया,
वो सॉल्युबल हो जाएगा जैसे ही पानी में डालेंगे, मतलब वो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो लैटिस एनर्जी का मतलब क्या है, वो फोर्स, वो एनर्जी जो कि पकड़े रखती है मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, न्यूक्लियाई को आपस में, कि वो हम एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी ही वीक पड़ जाएगी तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग बाहर से कोई सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करेंगे वो टूट जाएगी। जब टूट जाएगी तो क्या होगा, उसकी लैटिस एनर्जी कम होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हाँ, तो यही रीजन है कि नीचे जाते वक्त क्या होता है, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। हाँ बच्चों, आज ये फंडा क्लियर हो गया। बहुत दिन से कंफ्यूजन था बच्चों के दिमाग में कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में जब डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं तो ऐसा क्या होता है कि हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने लगती है, क्योंकि हमारी लैटिस एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। आर बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी घट रही है, लैटिस एनर्जी घट रही है, तो मतलब इसके बीच का अट्रैक्शन वीक हो रहा है। वीक हो रहा है तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब सॉल्वेबल है, और इजीली सॉल्वेबल है तो मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। तो मतलब जो बेरिलियम, मतलब क्या है, मतलब ये है, इससे क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि BeOH का होल ट्वाइस जो है ना, इसकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है, इसकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है। अब जब इसकी हाईएस्ट लैटिस एनर्जी है तो ये सॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल ही नहीं है इसकी पानी में। ठीक है, आप पढ़ लेना, बुक्स में भी लिखा होगा और पाओगे ये क्या होता है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल का मतलब ये है कि KSP की वैल्यू सबसे कम यहां आएगी। क्या है KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सबसे कम आएगी। देखो लोएस्ट वैल्यू ऑफ KSP पूछा था ना, तो किस केस में आएगी, BeOH होल ट्वाइस। ठीक, देखो कितना मस्त क्वेश्चन था, 2011 में आया है, गेट में पूछा गया है। गेट कौन कराता है, IIT कराता है। IIT जैम कौन कराता है, IIT कराता है। तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट में दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे बच्चे कर लेंगे क्योंकि सर से पढ़ लिया है ना। ठीक है, यही कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है एंड तक कि हमने सब पढ़ा है, बस हमें रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन बढ़िया होगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या हमने सीखने को मिला। पहले हमने देखा कि हाइड्रोक्साइड्स क्या होती हैं, ठीक। फिर हमने देखा केएसपी हमने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था। फिर हमने देखा, ये चेक किया और पकड़ा कि लोएस्ट है कि हाईएस्ट पूछा है। अगर हाईएस्ट होता तो किसकी होती हाईएस्ट, बेरियम की होती, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसने ऑर्डिनरी टेम्परेचर का पूछा तो नहीं, बट अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर ना दिया होता, मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी बच्चों टेम्परेचर में भी डिपेंड करती है। तो ये लिखना जरूरी था इसके लिए कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर में हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, हमको एक ही प्रॉपर्टी पता चल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा, हमने ये चीज देखी, क्या एल्कलाइन अर्थ मेटल में लैटिस एनर्जी का पूरा हम लोगों ने ट्रेंड देखा। जब ये ट्रेंड देखा तो हमको पता चल गया सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड। सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड पता चलते ही हमने टिक लगा दिया और आगे बढ़ गए। ठीक है, ऐसे ही रिवीजन होता है, ऐसे ही रिवाइज किया जाता है। मैं यहाँ पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ इक्विलिब्रियम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। बट साथ में उसको भी ले लिया। ठीक, ऐसे ही रिवाइज करो, ऐसे ही सब सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह बिल्कुल जुड़ जाते हैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अच्छा क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट 2014 में। अरे वाह, ठीक है, क्या लिखा है, एन एसिडिक बफर। आहा, बफर बफर बफर। सबसे पहले चलो बफर पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो क्वेश्चन अभी के लिए, अभी हम बफर पे जाते हैं। बफर का मतलब होता है, क्या होता है बता दो सर। ठीक है बताता हूँ, एक सेकंड रुको, इसको डब्बे में डाल देते हैं। हाँ, बफर, बफर का मतलब होता है दो सॉल्यूशन हैविंग या हैव कांस्टेंट पीएच। हाँ बच्चों, पीएच का मतलब पता है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन, 1 से 14 तक की इसकी वैल्यू होती है।
कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, बफर सॉल्यूशन आप पढ़ चुके हैं बट मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। बफर सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच आर हैविंग कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पीएच। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इन सॉल्यूशन में अगर हम स्मॉल अमाउंट में क्या मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं, या स्मॉल अमाउंट में बेस मिलाते हैं, तो क्या होते हैं, इनमें काउंटर आयन प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, पीएच आगे पीछे नहीं होने देते, वो एडजस्ट कर लेते हैं और पीएच हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा मिला दोगे तो ऑब्वियस चेंज हो जाएगा। अप टू स्मॉल एक्सटेंट ऑफ एडिशन ऑफ एसिड और बेस इट विल नॉट चेंज इट्स पीएच वैल्यू। ये होते हैं हमारे बफर सॉल्यूशन। ठीक, अब बफर दो टाइप के होते हैं। बफर बच्चों हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर, ये सब पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। दूसरा होता है बेसिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर क्या होता है, देखो एक चीज याद कर लो, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं आज बोल देता हूं और अच्छे से याद हो जाएगा, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। एसिडिक बफर में हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा। एसिडिक बफर में वीक एसिड होगा, जो जिसके ऊपर नाम गया है, एसिडिक बफर नाम गया है ना, तो वही वीक होता है। ठीक है, वीक क्या लिख दूं मैं यहां लिख दूं वीक। ठीक, एसिड में हमारा क्या होगा, वीक एसिड होगा, प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बच्चों, ये यहां तक क्लियर हो गया कि एसिडिक बफर हमारा क्या होता है, एसिडिक बफर हमारा होता है वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब देखो बेसिक बफर में जाने से पहले मैं क्या करता हूं, एसिडिक बफर मैंने बता दिया, और ये क्वेश्चन में क्या पूछा है वही मैं इतनी देर से देख रहा हूं कि एसिडिक बफर ही पूछा गया है। ये देखो एसिडिक बफर पूछा गया है, तो जब एसिडिक बफर पूछा गया है तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, वीक एसिड। अब वीक एसिड कौन से होते हैं, जो अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। ठीक, जिनका पता है क्या, ये देखो हमको वैल्यूज पता है, देखो क्या है यहाँ पे, सोडियम सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, ये तो सबको पता है यार, सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट एसिड। तो ये आंसर तो नहीं लग रहा हमें, तो इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अरे यहाँ पे तो हमें, अच्छा अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है हमारा NH4Cl। NH4Cl ये कैसे बनता है बच्चों, ये बनता है HCl प्लस अमोनिया। सिंपलेस्ट रिएक्शन है अगर NH4Cl हमें बनाना है तो यार यहाँ पे तो HCl यूज हुआ है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब NaCl कैसे बनता है, देखो एक एक बना के देखो। NaCl कैसे बनता है, NaCl बनता है किससे किससे, NaOH प्लस HCl। अरे ये तो दोनों स्ट्रॉन्ग से ही बनता है ना, ये तो दोनों स्ट्रॉन्ग से बनता है, मतलब सोडियम क्लोराइड में सोडियम पार्ट NaOH का, ये स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे तो कोई वीक एसिड दिया ही नहीं गया है। अब ऑप्शन हमारे पास ये बचा, और ये इस कंडीशन को अच्छे से फेवर कर रहा है कि एसिडिक बफर में देखो हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड होगा, और वीक एसिड हमारा क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। फिर क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ एसीटेट। एसीटेट क्या होता है, अच्छा अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो मैं रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे ये एसिडिक बफर की ही रिएक्शन है, कंफ्यूज ना होना। क्या लिखा है, CH3COOH, ये हमारा क्या था, ये हमारा था वीक एसिड। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaOH के साथ। NaOH क्या है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वीक एसिड है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी रिएक्शन जब मैंने कराई तो मुझे क्या मिला, देखो मुझे मिला
CH3COO Na मिला ना, ठीक है, और साथ में क्या मिला, वाटर मिला। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये जो सॉल्ट आया है ये कहां से आया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आया। वही तो कह रही है एसिडिक बफर की डेफिनेशन, क्या कह रही है, वीक एसिड होना चाहिए बफर सॉल्यूशन में और इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस हो गया ना, ठीक है। ये क्लास 11th का क्वेश्चन यहां पे क्या कर रहा है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी देखते हैं एग्जामिनर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं, कि बस हाई हाई लेवल का पढ़ के आ रहे हो। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का था, बफर सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, तो आज बफर भी क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा, बफर सॉल्यूशन सीखा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड देखे, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस देखे। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेट जून 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। और ये कहाँ का है, ये फेज इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, हाँ है भी। वन कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है, आपके आईआईटी जैम में वन कंपोनेंट सिस्टम ही है, परेशान मत हो। विद द एसोसिएटेड फेज डायग्राम सी द फिगर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, अच्छा ये फेज डायग्राम इन्होंने गलती से गलत बना दिया है, ये गलत बना है। क्यों लिखा है ना, ये फेज डायग्राम नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, बिकॉज पूछा गया क्यों, उसका रीजन बताओ बच्चों, क्यों ये पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। ओबी हैज अ नेगेटिव स्लोप, अच्छा मुझे तो आंसर पता है, बट फिर भी मैं एक एक ऑप्शन पिक करके आपको बताऊंगा। ओबी हैज अ नेगेटिव स्लोप, अच्छा ओ बी मतलब ये ओ है और ये बी है, ओ बी का नेगेटिव स्लोप है, तो उससे क्या दिक्कत है यार, वाटर के फेस डायग्राम में भी तो आता है नेगेटिव स्लोप, उसका रीजन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ये तो रीजन नहीं हो सकता, ये रीजन कुछ वैलिड नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। ओसी हैज अ पॉजिटिव स्लोप, अरे भाई पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है तो क्या ही दिक्कत है, सबके सब में पॉजिटिव स्लोप है, CO2 वाले में तो पॉजिटिव स्लोप आता है, हमने पढ़ा है ना। देखो मुझे तो ऐसे याद है, ये मैंने दो बनाए, ये और ये, ठीक है। यहां पे क्या है, देखो ए से ओ तक गए, वो दोनों में कॉमन होता है, अभी मैं देखो याद करा दूंगा। फिर उसके बाद ओ से डी, ये भी कॉमन होता है, ओ से डी। दिक्कत कहां आती है, ओ बी ओ सी में आती है। वाटर के केस में ये नेगेटिव जाता है, CO2 के केस में ये पॉजिटिव जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं बता चुका हूं, मैं अभी फिर से बताऊं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वाटर के केस में ऐसा जाता है, H2O के केस में, तो ये स्लोप की तो कहानी हो ही नहीं सकती कि स्लोप की वजह से ये फेज डायग्राम गलत हो। ठीक, पहले तो इन ऑप्शंस को समझ में आ गया क्यों ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको कट करो, इसको कट करो। फिर बोथ ओबी एंड ओसी आर लीनियर, अरे भाई ओबी और ओसी लीनियर है तो क्या हो गया, इन दोनों में भी तो लीनियर आते हैं, ये भी नहीं हो सकता। देखो मैं ये बता सकता था कि डी ऑप्शन सही होगा तुम्हारा आंसर, बट इस सब को भी कोरिलेट करके बताना जरूरी था ना कि तुमने पढ़ा है ये। फिर उसके बाद ओ बी ओ सी एंड ओ डी कैन नॉट ऑल को एग्जिस्ट गिवन ओ ए, बिल्कुल देखते हैं। ओ बी ओ बी ओ सी ओ डी कैन नॉट को एग्जिस्ट गिवन ओ ए, मतलब कहने का है ये मतलब इसका ये कहने का है कि फेज, इस क्वेश्चन में जो फेज डायग्राम बना है उसका कहने का मतलब है कौन कौन से फेज बने हैं, ये देखो 1 2 3 4 फेज बने हैं। कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4 फेज बने हैं। और कह रहा है इस वजह से नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो यहां आके मीट कर रहे हैं, मतलब कॉमन इसका क्या है, ये पॉइंट है। हाँ यही इसका आंसर है। कैसे आंसर है, आइए प्रूफ करते हैं। हमको पता है गिब्स फेज रूल में एक फॉर्मूला आता था हमारा, F इज इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस टू। ठीक है बच्चों, हमें ये याद है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे F क्या होता है ये भी लिख देता हूं, वेयर F इज इक्वल्स टू, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, उसके बाद C इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ,
F इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। C क्या होता है? कंपोनेंट्स। और P क्या होता है? फेज। बस क्वेश्चन क्या था, सॉल्व हो गया। और मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब कहने का है इसकी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है या जीरो वैल्यू हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ। ये बात अच्छे से गांठ बांध लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई बनी बात है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकता है? आपकी पॉजिटिव हो सकती है भाई, एक उसके पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो है, तीन है, या फिर हो सकता है एक भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ना हो, जीरो हो। बट नेगेटिव में कभी नहीं जा सकती, नेगेटिव है ही नहीं, नेचर के खिलाफ है। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और तो हम क्या पाएंगे? हम ये पाएंगे कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। देखो F इज इक्वल्स टू C, कॉम्पोनेंट क्या है? देखो उधर लिखा है वन कॉम्पोनेंट सिस्टम, C माइनस पी प्लस टू, पहले लिख दो। तो C क्या आ गया? वन आ गया वहां से। फेज कितने हैं बच्चों इस पॉइंट में? क्योंकि ये लिखा है ना, एक पॉइंट में एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते ये। इस पॉइंट में देखो एक फेज ये इससे जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, ऐसे करके पढ़ाया था ना जब आगे बढ़ रहे थे। क्या चार फेज जुड़े हैं, प्लस टू। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखो क्या आया, इसका आंसर आया 3 माइनस 4, और ये क्या बन गया? 1। मतलब क्या हो गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस वजह से क्या हो गया यहाँ पे, ये आंसर करेक्ट हो गया। और ये वाला फेज डायग्राम पॉसिबल नहीं है नेचर में, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक साथ मैक्सिमम तीन फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर जब तीन फेज एग्जिस्ट करते हैं तो देखो क्या आता है आंसर। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ थ्री फेज एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन देखो यहां से भी बन सकता है कि मैक्सिमम एक साथ कितने फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं एक पॉइंट में? तो तीन फेज। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट में आके क्या हो जाता है, F इज इक्वल्स टू C माइनस पी प्लस टू। हमारा कंपोनेंट क्या रहता है? वन। फेज क्या रहता है? 3 प्लस टू। तो इट मेक्स इट 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और मैंने लिख रखा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 पॉसिबल है। हमने देखा था वाटर और CO2 के केस में ट्रिपल पॉइंट आता था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम में फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम हमारे कितने फेस पॉसिबल है? मैक्सिमम 3 फेसेस पॉसिबल है। ये क्वेश्चन आया है, आज नहीं लाया हूं, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए, तो मैंने यहीं पे इसको भी कवर कर लिया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसके साथ जुड़े हुए चार कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। ठीक, ऐसे ही होती पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? गेट 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन है, 4-5 साल पहले आया है, कोई बहुत पुराना नहीं है। हो सकता है बिल्कुल एज इट इज रख दिया जाए इस बार, क्योंकि बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग फेज डायग्राम ऑफ CO2 नॉट टू स्केल का मतलब होता है ये स्केल नहीं बनाया गया है कि मतलब इसके बीच की ये एक्यूरेट डिस्टेंस होगी, ये एक्यूरेट ग्राफ होगा, बस ऐसे करके एक बना दिया गया है कि एक एक पार्ट नहीं प्लॉट किया गया है ग्राफ पेपर में। ठीक है, इसका मतलब ये होता है नॉट टू स्केल। एट इक्विलिब्रियम द इनकरेक्ट, हाँ ये जो है ना ये कल्प्रिट वर्ड है, इनकरेक्ट या करेक्ट। अगर अगर इस क्वेश्चन में देखो, मैं देखो एक और ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे लगे हाथ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, अब देखो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? इज लिखा है। मतलब इन चारों स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, होगी ना। ठीक है, देखो कैसे अपना दिमाग चलाया करो, ऐसे चलाया करो। ये क्वेश्चन आया गेट 2019 में, IIT जैम में कैसे आ जाएगा? MSQ के फॉर्म में आ जाएगा। MSQ फॉर्म में क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम द करेक्ट स्टेटमेंट आर। तो अब इसमें एक ऑप्शन गलत है, बाकी तीन ऑप्शन सही हैं, तो वही तीन ऑप्शन आपको आंसर लिखने होंगे वहां पे, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो ऐसे ही अप्रोच अपनी बढ़ाओ, ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट करो, और जिस दिन ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे एक बढ़िया रैंक ले आओगे, मस्त IIT में पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एट 200, चलो नीचे से पढ़ते हैं क्योंकि मुझे आंसर पता है।
ठीक है, तो नीचे से पढ़ते हैं। विद इंक्रीजिंग प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ CO2 इंक्रीजेस। अच्छा देखो, यहां पे ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, हमें नजर आ रहा है 1 से 5, 67, 72 जा रहा है, और यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है। मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में सॉलिड है, इस पर्टिकुलर एरिया में लिक्विड है, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, गैस है। क्या कह रहा है, विद इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज कर दो, ग्राफ पढ़ना मैंने सिखाया था, वो काम आएगा यहाँ पे। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड CO2 इंक्रीजेस। अच्छा, सॉलिड CO2 को ढूंढो, सॉलिड CO2 ये है। ठीक है, अगर हम इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट में रखते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो अब आगे जैसे जैसे ऊपर ये बढ़ रहा है प्रेशर, वैसे वैसे टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है, वैसे वैसे टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है। भाई क्या है, सॉलिड CO2 का मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि लिक्विड और सॉलिड की बात कर रहे हैं, मतलब इस ग्राफ की हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया, ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग मैंने क्या किया, लाइन खींच दी, ये देखो बच्चों, और इसके रिगार्डिंग मैंने ये लाइन खींच दी। तो आप देख सकते हो, ये देखो दो अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर आ रहे हैं, नजर आ रहा है ना, ऐसे ही पढ़ा जाता है ग्राफ। तो देखो ये क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर इस पॉइंट में कोई प्रेशर था और ये इसमें था। तो बच्चों यही वो कहना चाह रहा है। सबसे पहले तुम्हें ये लाइन पकड़ना है मेल्टिंग, तुमको ये पता होना चाहिए मेल्टिंग कर्व कौन सा है। मेल्टिंग कर्व वही होगा ना जहां पे सॉलिड लिक्विड का इंटरफेस देखने को मिले। तो ये वाला कर्व है हमारा, कौन सा, यहां से लेके यहां तक ये वाला कर्व है, क्योंकि इसके कर्व के इधर सॉलिड है, इधर क्या है, लिक्विड है। विस्तार से समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। ठीक, बहुत बच्चों को फेज रूल बहुत डिफिकल्ट लगता है, फेज इक्विलिब्रियम बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। देखो आज से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अब जैसे जैसे क्या लिखा है, इंक्रीजिंग प्रेशर, देखो एक प्रेशर यहाँ था, हमको पता है हम ऊपर जा रहे हैं और प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो देख सकते हो आप क्या, ये देखो यहाँ पे कहीं पे यहाँ टेम्परेचर आ रहा था और यहाँ पे कहीं पे यहाँ टेम्परेचर आ रहा था। मतलब प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो गया बच्चों, इसका साथ में मेल्टिंग टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा है। जो CO2 यहाँ पे कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जा रही थी, वो प्रेशर इंक्रीज करने में अभी भी सॉलिड है। देखो अगर हम इसको आगे एक्सट्रापोलेट करेंगे, तो ये देखो अभी भी यहाँ सॉलिड में ही पड़ी रहेगी, उसी प्रेशर में। मतलब अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, और यहाँ पे देखो है ना, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट चेंज हुआ जैसे हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज किया। समझ में आ गया, इस लाइन से हम लोगों ने पकड़ा वो चीज। ठीक, तो ये ऑप्शन तो बेटा सही है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अच्छा, इसके आगे मैं लिख देता हूं ट्रू, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, ताकि आपका MSQ भी तैयार हो जाए। ठीक, बोथ लिक्विड एंड गैस फेज ऑफ CO2 को एग्जिस्ट एट 298.15 केल्विन एंड 67 ATM। ठीक है, 298.15 केल्विन कहाँ है, 298.15 केल्विन टेम्परेचर ये है। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ, चलो मैं बना देता हूँ इसको ब्लू पेन से, ये मैंने बना दिया, नजर आ रहा है। ठीक, और क्या लिखा है, एट 67, अच्छा हाँ ये 67, अच्छा इसने ऑलरेडी प्लॉट करके दे रखा है। तो अगर इसको हम यहाँ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, इसको यहाँ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, तो ये पॉइंट कोई आ रहा है हमारे पास। और इस पॉइंट में आप देख सकते हो क्या, गैस फेज भी है और लिक्विड फेज भी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरफेस है। याद करो मैंने ऐसे करके, मैंने इसको पूरा ऐसे ले लो, चलो ये ऐसे, ये पॉइंट था हमारा। और याद करो मैंने बताया था ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या है, क्या लिखा है, बोथ लिक्विड एंड गैस फेज ऑफ CO2 को एग्जिस्ट एट। इस पर्टिकुलर पॉइंट में लिक्विड फेज भी एग्जिस्ट करेगा, गैसियस फेज भी, लिक्विड फेज भी, गैसियस फेज भी, यस इस पर्टिकुलर पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी क्या, ये भी इक्वेशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, MSQ आया होता तो ये दोनों सही हो जाती, हो सकता है अभी तीसरी सही हो, देखते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए लिक्विड CO2 फ्रॉम गैसियस CO2 बिलो 5.11 ATM। अच्छा, क्या लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है लिक्विड CO2 को निकालना गैस से। अच्छा, गैस से लिक्विड CO2 बनाना बिलो 5.11 ATM।
सबसे पहले हम लोग 5.11 एटीएम देखते हैं। 5.11 एटीएम ये है, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है। अगर हम इसको आगे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये आगे इधर चलता चला जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है उसके नीचे, देखो क्या लिखा, इफ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन लिक्विड CO2 फ्रॉम बिलो। हाँ, तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर प्रेशर के नीचे क्या लिक्विड फॉर्म में कभी हमारी CO2 एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। जब नहीं कर सकती तो यहां लिखा है ना नॉट पॉसिबल। हाँ, तो बच्चों देखो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहा है सिर्फ कि 5.11 एटीएम प्रेशर के नीचे आपको क्या लिक्विड CO2 नहीं मिल सकती। तो देखो इसके नीचे नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। इधर यहाँ पे सॉलिड जरूर मिल सकती है, बट इधर पूरे एरिया में हमें क्या सिर्फ और सिर्फ गैस मिलेगी। तो यस, ये क्वेश्चन भी, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, ट्रू है। अब बची कौन सी, फर्स्ट वाली, इसीलिए मैंने ऊपर से नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग, और इसी के साथ आंसर हमारा हो जाएगा सही। क्या कह रही है वाली क्वेश्चन, एट 200 केल्विन, 200 केल्विन की बात करते हैं। चलो हम यहाँ पे 200 केल्विन की बात करेंगे। यहाँ लिखा है 194, ये लिखा है 216, तो 200 मान लो अप्रोक्स यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है। एट 200 केल्विन ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम 1 to 50 CO2 गैस कंडेंस टू लिक्विड। अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो, लो आगे बढ़ो। ये देखो हमारे बच्चे सब सीख गए, चाहे हम जितना प्रेशर बढ़ा दें, बट इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर हम कांस्टेंट रखते हैं गैस को, तो हमने क्या किया, 1 से 50 भी ले गए, 1 से 72 तक भी ले गए, तो भाई कहीं पे भी लिक्विड फेज में नहीं गई हमारी लाइन, लिक्विड फेज में नहीं पहुंचा। क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम 1 to 50 एटीएम। तुम 150 की बात कर रहे हो, 1 से 50, मैंने 72 तक उसको पहुंचा दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक भी ले आया मैं, बट क्या हो गया, CO2 गैस कंडेंसेस टू लिक्विड। क्या यहाँ पे लिक्विड फेज आया था CO2 का? नहीं, ये तो अभी भी सॉलिड फेज में ही ग्राफ जा रहा है। ये लाइन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी 200 केल्विन में क्या है, एक्स्ट्रापोलेट करने में सॉलिड में ही बन रही है, और सॉलिड में ही बन रही है तो क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि कंडेंसेस टू लिक्विड, नहीं नहीं नहीं, लिक्विड नहीं चेंज हो रहा। इसी के साथ फेज रूल का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना कैसे होता है। वाटर और CO2 का पढ़ लेना जाके लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड बनेंगे, हो सकता है NAT बेस्ड बन जाए, 3 इक्वेशन दे रखी हो और पूछ सकता है अमंग देम हाउ मेनी आर ट्रू, तो ट्रू 3 हो जाएगा, तो आंसर NAT में 3 चला जाएगा, है ना। ऐसे हो सकता है, इससे और क्वेश्चंस बना सकता है। अभी क्या किया उसने, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर बढ़वाया, प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर बढ़वा सकता है। कैसे, ऐसे करवा सकता है, जैसे सपोज करो ये ऐसे पूछेगा, ये ऐसे पूछेगा, इस प्रेशर में पूछ लेगा, सपोज करो 1 ATM में पूछ लेगा, 1 ATM में, हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने भी खड़े खड़े बनाता हूँ, मैं पेन ले लेता हूँ, पिंक पेन ही लेता हूँ। जैसे 1 ATM में पूछेगा, मैं फर्स्ट वाले को ही मॉडिफाई करता हूँ, एट 200 केल्विन, 200 केल्विन मैंने टेम्परेचर क्या रखा था कांस्टेंट, अब मैं प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूँ। एट 1 ATM अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और अब की बार वैल्यू दे देगा 194 से 304 तक, तो क्या बीच में कभी भी लिक्विड फेज आएगा? नहीं, कभी भी लिक्विड फेज नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सॉलिड फेज था, फिर उसके बाद गैसियस फेज ही आता रहेगा, लिक्विड फेज तो ऊपर पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर ग्राफ से बहुत सारे बन सकते हैं, इसको अच्छे से थरली बाय हार्ट कर लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, पॉइंट प्लॉट करना है, लाइंस एक्स्ट्रापोलेट करनी है, हो जाएगा। ठीक, क्लियर ये फेज डायग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो हमारा नेट जून 2018 में आया हुआ है। क्या कह रहा है ये, इन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, पहले हमने देखा वाटर, द सॉलिड लिक्विड बाउंड्री, आहा, सॉलिड लिक्विड बाउंड्री की बात कर रहा है, हैज अ नेगेटिव स्लोप। अरे वाह, ये सर ने पढ़ाया था। द रीजन फॉर दिस अनयूजुअल बिहेवियर कैन बी ट्रेस्ड ड्यू टू डिक्रीज इन, अरे ये एक और कंफ्यूजिंग वर्ड, डिक्रीज।
ठीक है, पहला हमने पकड़ा क्या, वाटर का फेज डायग्राम। ठीक है, तो वाटर का फेज डायग्राम हम बना देते हैं। वाटर का फेज डायग्राम ऐसे करके हम साइड में बना देते हैं, ऐसे, फिर ये नेगेटिव। यहाँ पे गैस आ रहा था, यहाँ पे लिक्विड आ रहा था, यहाँ पे सॉलिड आ रहा था। यह हमें समझ में आता है वो वाटर का। यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को बस टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे हमारे समझदार हैं। ठीक, वाटर का ये फेज डायग्राम है, जितनी बार बनाओगे उतनी बार क्लियर होगा। ठीक, क्या कह रहा है, सॉलिड लिक्विड बाउंड्री। सॉलिड लिक्विड बाउंड्री का मतलब इस बाउंड्री की बात कर रहा है। हाँ, इस बाउंड्री की बात कर रहा है, इसको मैंने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। इस बाउंड्री की बात कर रहा है, इसको मैंने और थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया। इस बाउंड्री की बात कर रहा है, और ये बीच में हमको पता है क्या, ट्रिपल पॉइंट होता है। देखो सब कुछ एक ही स्लाइड में सब कुछ कवर हो जाएगा। ये हमें पता है ट्रिपल पॉइंट होता है, जहां पे वाटर हमारे गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों स्टेट में पाया जाता है। ये पॉइंट हमें पता चल गया। इस लाइन की वो बात कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, बाउंड्री हैज अ नेगेटिव स्लोप। हमें नजर आ रहा है नेगेटिव स्लोप भी नजर आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप भी नजर आ रहा है कि स्लोप, अगर मैं इसको नाम दे दूं ओ और इसको नाम दे दूं ए, स्लोप ओ ए क्या है, हमारा नेगेटिव है, हमें नजर आ रहा है। तो यही पूछा गया बच्चों, द रीजन फॉर दिस अनयूजुअल बिहेवियर। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, इसको तो पॉजिटिव भी आ सकता था जैसे CO2 में आता है, नेगेटिव क्यों आता है। तो आइए उसका जवाब ढूंढते हैं। उसको जानने से पहले मैं एक इक्वेशन पढ़ा चुका हूं आपको। क्या पढ़ाई है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ाई है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ाई है, जिसको मैंने बोला था CC इक्वेशन। क्या कह रहा था मैं इसमें, अगर मैं लिखूं यहां पे, क्या कह रहा था, dP बाई dt इक्वल्स टू डेल H अपॉन T डेल V। ये बताते थे, हाँ बताया था सर आपने, हमें याद है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैंने जब बताया था, फिर मैंने बताया था क्या, वेयर dP बाई dt आपको पता है चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक, डेल H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, यहां तक ये भी क्लियर हो गया। T हमें पता है टेम्परेचर, और डेल V जिसका काम है मैं वो लिख देता हूं। T आपको पता है, डेल P बाई डेल T आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। V क्या है हमारा, चेंज इन वॉल्यूम। हाँ बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम है, हमको ये पता चल गए दो टर्म। ठीक है, हमको पता है कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, डेल एच का। डेल एच का हम लोग डेल एच मेल्टिंग यूज कर सकते हैं, डेल एच सब्लिमेशन यूज कर सकते हैं, डेल एच वेपराइजेशन यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डेल। देखो सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्ट हो रहा है, तो डेल्टा एच ऑफ मेल्टिंग यूज करते हैं। याद आया ना, पूरा लेक्चर याद आ जाएगा। लिक्विड से गैस में अगर जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डेल एच वेपराइजेशन। याद आया। और अगर सॉलिड से गैस में डायरेक्ट जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेल एच सब्लिमेशन। इसी का प्रोसेस उल्टा कर देंगे तो डीसब्लिमेशन हो जाएगा। ठीक है, गैस से लिक्विड में जाएंगे तो कंडेंसेशन हो जाएगा, और अगर लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें यहां तक क्लियर हो गया, ये हमको एक क्वेश्चन पता थी। अब हमें पता है क्या, वाटर का एक अनयूजुअल बिहेवियर हमें पता है। क्या होता है उसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाँ सर, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके वजह से हमारी पूरी कहानी बदल गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, देखो क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट है वो सॉलिड में ज्यादा अप्लाई होता है, वाटर के केस में। ठीक है, आपने देखा है, कई बार देखा है, ये तो आप घरों में अभी भी कर सकते हो। क्या, ये आप एक बीकर लो और इसमें आप वाटर फिल करो, आप इसमें वाटर ऐसे करके फिल करो। जब आप इसमें ऐसे करके वाटर फिल कर दोगे और फिर
प्योर वाटर फिल करना, शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं, प्योर वाटर जब आप ऐसे करके फिल कर दोगे, फिर उसके ऊपर आप क्या करो, आइस क्यूब डालो। जब आप आइस क्यूब डालोगे तो देखोगे कि आइस क्यूब क्या होते हैं, सिंक नहीं करते हैं, वो ऊपर ही पड़े रहते हैं, है ना। तो ये ऊपर क्यों पड़े रहते हैं, ये ऊपर इसलिए पड़े रहते हैं बच्चों, क्योंकि आइस की, अच्छा मैं यहाँ पे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, डेंसिटी के फॉर्म में, डेंसिटी आइस के केस में भाई जो ज्यादा डेंस होगा वो नीचे बैठेगा और जो लेस डेंस होगा वो ऊपर उतर आएगा, है ना। तो डेंसिटी आइस की क्या होती है, कम होती है। तो हमको पता है कि आइस की डेंसिटी कम होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से। मतलब कहने का ये है कि डेंसिटी किसकी, सॉलिड फेस में हमारी कम है, डेंसिटी हमारी लिक्विड फेस में ज्यादा है, ठीक है। और हमें एक और रिलेशन पता है, क्या रिलेशन है वो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये भी हमको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस रिलेशन से क्या होगा, इस रिलेशन से ये हो जाएगा, देखो क्या, ये हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा हो गई तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम डेल वी निकालेंगे इस फॉर्मूले के लिए तो देखो क्या आएगा, वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड। और हमको पता है वी सॉलिड की वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और डेल वी जैसे ही नेगेटिव आई, अच्छा सबसे पहले ये केस हुआ क्यों, क्यों ऐसा डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रीडोमिनेट करती है, किसमें, सॉलिड फॉर्म में। इसके वजह से डेंसिटी कम हो जाती है सॉलिड फॉर्म में, और लिक्विड में डेंसिटी ज्यादा रहती है। अब जब लिक्विड में डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम तो देखो हमको पता है कि जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे इस फॉर्मूले में रखने के लिए, क्योंकि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ही हमें ये ग्राफ निकाल के देती है। ये जो ग्राफ बनता है, फेज रूल का डायग्राम बनता है, वो इसी से बनता है। तो अगर हम यहाँ पे डेल वी नेगेटिव रखें तो देखो क्या बन जाएगा, आइए देखते हैं क्या बन जाएगा। ये उठ के इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, मतलब dp बाय dt इक्वल्स टू, या इनवर्सली भी लिख दो या इक्वल्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या, नेगेटिव ऑफ 1/v। अरे वाह, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो स्लोप होगा y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में, स्लोप हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, स्लोप हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और जब स्लोप नेगेटिव हो गया तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है OA, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो मेन कल्प्रिट यहाँ पे क्या था, मेन कल्प्रिट यहाँ पे था हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O इन सॉलिड, जो कि प्रीडोमिनेट कर जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आइस फॉर्म में हमारी डेंसिटी कम होती है, तभी तो वो ऊपर फ्लोट करती है। और जब डेंसिटी कम हो गई तो वॉल्यूम ज्यादा, फिर हम लोगों ने डिफरेंस निकाला लिक्विड माइनस सॉलिड का, जब निकाला तो वो नेगेटिव आया, और हम लोगों ने जब यहाँ पुट किया तो क्या हमें मिला, यहाँ पे हमें वही मिला, नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप हम लोगों ने यहाँ प्लॉट किया, और हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, द रीजन फॉर दिस अनयूजुअल बिहेवियर कैन बी ट्रेस्ड टू डिक्रीज इन, हाँ डिक्रीज इन, क्या लिखा है, क्या डिक्रीज हो जाता है, डेंसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ मेल्टिंग। अच्छा, मेल्ट होने के बाद लिक्विड में चेंज हो रहा है, और क्या लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, नहीं यार, लिक्विड की डेंसिटी तो ज्यादा होती है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर क्या, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, यार लिक्विड का वॉल्यूम तो नहीं बढ़ रहा है। अच्छा डिक्रीज कह रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑफ मेल्टिंग, तो हाँ डिक्रीज तो हो रहा है, यस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज लिखा था, इंक्रीज नहीं लिखा था, तो वही चीज हो रही है। तो इस पर्टिकुलर नेगेटिव स्लोप का कारण इस पर्टिकुलर फेज रूल में, ये नेगेटिव स्लोप का कारण इस पर्टिकुलर फेज रूल में क्या है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो क्या कॉज कर रहा है, हमारी वॉल्यूम डिक्रीमेंट। और वॉल्यूम डिक्रीमेंट वही हमें क्वेश्चन में दे रखा था, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे। आपको पता है वी सॉलिड क्या है, ज्यादा है वी लिक्विड से, देखो वही चीज लिखा है मैंने, तो यही इक्वेशन ये बता रही है।
यहाँ पे ये उल्टा बता रही थी डेंसिटी। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग, कोई मतलब नहीं, एंट्रोपी से तो कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग, अच्छा एंथैल्पी डिक्रीज करेगी? नो, एंथैल्पी तो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी एक सॉल्व हो गया। कहाँ से आया था? जून 2018 में आया था। क्या क्या सॉल्व करके गया? हमारा फेज रूल सॉल्व करके गया, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्व करके गया, हमारा डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशन सॉल्व करके गया, और हमारी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन सॉल्व करके गया, जो हमें क्या बताती थी? dp बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एच बाई टी डेल वी। और डेल एच हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू कर्व वाइज अलग अलग हो सकती है, लिक्विड टू गैस अलग होती है, इसको नाम दे देते हैं लिक्विड से गैस में जा रहा है तो डेल एच वेपराइजेशन, ऐसे ही करके क्या देते हैं? मेल्टिंग और सब्लिमेशन। ठीक है, भूलना नहीं, अच्छे से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, समझने वाली चीज है। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन देखो टाइफर से आया है। अरे वाह, टाइफर के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अ प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, कैन एग्जिस्ट इन सेवरल डिफरेंट फेजेस ए बी सी और एंड सो ऑन, इट्स पार्शियल फेज डायग्राम इज, अच्छा क्योंकि यहाँ पे ए बी सी के आगे सो ऑन लिखा है, इसका मतलब ये है ये इसका पार्शियल फेज डायग्राम है। पार्शियल फेज डायग्राम मतलब ये पूरा कंप्लीट नहीं है। चलो देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाँ यहाँ पे अंडरलाइन करना जरूरी है, करेक्ट अबव द इन द अबव डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम में देख के हमें बताओ कि कौन सी इक्वेशन कौन सी सही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है? द डायग्राम इज करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। अच्छा, क्या सारे रिस्पेक्ट में ये डायग्राम सही है? अगर ये सही होता तो क्या ये क्वेश्चन पूछता? चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। द डायग्राम इज रॉन्ग एज इट हैज मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट। नहीं 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 नहीं, ये बात तो हजम नहीं हुई। हमें पता है वाटर के केस में ट्रिपल पॉइंट आता था एक, CO2 के केस में एक आता था, और सल्फर का केस पढ़ा था उसमें 3 आते थे। देखो रिवाइज हो गया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। वाटर के केस में कितने ट्रिपल पॉइंट आते थे? हमको पता है 1 आता था। CO2 के केस में कितने आते थे ट्रिपल पॉइंट? हमको पता है 1 आता था। और सल्फर के केस में कितने आते थे? सल्फर के केस में कितने आते थे? 3 आते थे, हमको ये बात भी पता है। ठीक है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। इस करेक्ट अबाउट, अच्छा द डायग्राम इज रॉन्ग एज इट हैज मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट। नहीं 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 नहीं, इस ये बात हजम नहीं हुई, इसको हटाओ। नहीं, फिर क्या है? अ फेज डायग्राम कैन नॉट हैव एन आइलैंड सच एज डी। अच्छा, इस टाइप की चीज हो सकती है यार, ये तो कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है। द पॉइंट गामा कैन नॉट बी प्रेजेंट इन एनी फेज डायग्राम। अच्छा, पॉइंट गामा, अरे वाह, पॉइंट गामा, बस 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 बस, ये पॉइंट हमें मिल गया। पॉइंट गामा, जहां पे आप देख सकते हो फेज एफ बी एग्जिस्ट कर रहा है, फेज ई बी, फेज डी बी और फेज बी बी। 4 फेज हैं। देखो मैंने अभी पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था? ये देखो, ये वाली देखो मैंने क्या पढ़ाया था कि मैक्सिमम कितने फेज आ सकते हैं? 3 फेज आ सकते हैं एक पॉइंट में, और वहां पे कितने हैं? 4 फेज हैं। 4 फेज आ गए, तो यहाँ पे 4 फेज हैं, मतलब इससे क्या हो जाएगा? मतलब ये है यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जैसे ही नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम आई तो क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इट्स पार्शियल फेज विच ऑफ द करेक्ट अबाउट द अबव डायग्राम। तो अ फेज डायग्राम क्या है? द पॉइंट गामा कैन नॉट बी प्रेजेंट इन एनी फेज डायग्राम। यस, एक किसी भी फेज डायग्राम में ये गामा पॉइंट नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। ये फिर MSQ टाइप का क्वेश्चन में आ सकता है। अब की बार इसने करेक्ट पूछा इस पर्टिकुलर फेज डायग्राम के बारे में कि देखो द पॉइंट गामा कैन नॉट एग्जिस्ट, हाँ ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये तीनों रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे? द डायग्राम इज करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। भाई जब ये स्टेटमेंट हमारी नहीं वैलिड हो रही है, ये हमारा पॉइंट आएगा नहीं, तो पहला वाला पॉइंट तो फॉल्स हो जाना चाहिए, तो ये तो फॉल्स है। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे। द डायग्राम इज रॉन्ग एज इट हैज मोर देन वन ट्रिपल पॉइंट। नहीं, ये हमें पता है सल्फर के केस में कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आ गया। ठीक, अ फेज डायग्राम कैन नॉट हैव एन आइलैंड सच एस डी। अरे यार, सल्फर वाले में हम लोगों ने पढ़ा तो था, इस टाइप का बीच में बनता था। किसके लिए बनता था? याद करो, आइलैंड किस टाइप का बनता था?
मोनोक्लिनिक का। सॉलिड दो फॉर्म में होते थे, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक बनते थे ना, तो बीच वाला कौन सा होता था? मोनोक्लिनिक सल्फर होता था। याद आया? नहीं याद आया? नोट कर लो, लेक्चर देख लो जाके, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज हो जाएगा। तो बीच में किसके लिए बनता था? मोनोक्लिनिक। तो इस टाइप का बन तो सकता है। तो ये भी क्या हो गई? गलत स्टेटमेंट हो गई। तो सही स्टेटमेंट क्या सही पूछी थी? सही स्टेटमेंट ये हो गई। अगर इसी को एमएसक्यू बना के पूछ लेगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये 3 हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने ये देखा कि नेगेटिव डीओएफ का फिर से केस, फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे डिग्री ऑफ, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट्स की बात करी। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? ये मैंने ट्रिपल पॉइंट्स लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये ट्रिपल पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ। ठीक, क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं। तो इसी के साथ आज के इक्विलिब्रियम चैप्टर के ये क्वेश्चंस मैं लेके आया था। आई होप आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और आने वाले एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर रहे होंगे। तो आप अपने घरों में अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, चैप्टर वाइज आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो फेवरेट चैप्टर है आप उसको अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एग्जाम में उस पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए।